यह क्लास 8 है। चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पाद एवं प्रबंध, सब्जेक्ट है साइंस। अब देखना अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द को छांटकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तैरने, जाल, फसल, पोषक और तैयारी। तैरने, जाल, फसल, पोषक और तैयारी दे रखा, इसको तुमको रिक्त स्थानों में भरना है। का एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल। उगाए गए पौधे को फसल कहते हैं। खा में है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। मिट्टी की तैयारी होती है। गा का क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। यानी क्षतिग्रस्त बीज है जो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। क्या होगा? अगला पॉइंट है घा फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से कीजिए। यानी कॉलम ए तथा कॉलम बी को मिलान करना है। कॉलम ए और कॉलम बी। अब देखो ये इसमें डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए हैं। कॉलम ए में है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल धान एवं मक्का, खरीफ फसल धान एवं मक्का। अगला है रबी फसल गेहूं, चना, मटर। फिर है रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट। चौथा पॉइंट है कार्बनिक खाद मवेशियों का चारा। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। यानी निम्नलिखित का दो उदाहरण देना। अगला निम्नलिखित का दो उदाहरण खरीफ फसल का 2 उदाहरण धान एवं मक्का। फिर है रबी फसल का गेहूं एवं चना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एकक पैराग्राफ लिखिए। यानी निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एकक पैराग्राफ लिखना है। अब देखा करो इधर पहला का है मिट्टी तैयार करना है। क्या करना? मिट्टी तैयार करना। तब मिट्टी को पलटना और पोला बनाना ताकि इसमें पौधों वृद्धि और सांस ले सके। मिट्टी को पलटना और पोला बनाना ताकि इसमें पौधों वृद्धि और सांस ले सके। मिट्टी को क्या करना? पलटना और पोला बनाना ताकि इसमें पौधे वृद्धि और सांस ले सके। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी उचित होती है। यानी इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी उचित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जुताई। क्या कहेंगे? जुताई। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब जुते हुए खेत में सूखी मिट्टी के बड़े ढेलों को
पाटल की सहायता से तोड़ते हैं, पाटल की सहायता से तोड़ते हैं। फिर से एक बार देख लेना, मिट्टी तैयार करना, तब मिट्टी को पलटना और पोला बनाना ताकि इससे पौधों वृद्धि और सांस ले सके। इससे सूक्ष्म जीवों की भी वृद्धि उचित होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जुताई। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब जूते हुए खेत में जो सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को पाटल की सहायता से तोड़ते हैं, पाटल की सहायता से तोड़ते हैं। अगला है बुआई। क्या है? बुआई। तक खेत में बीज बोने की विधि को क्या कहते हैं? बुआई। खेत में बीज बोने की विधि को बुआई कहते हैं। खेत में बीज बोने की विधि को बुआई कहते हैं। यह फसल का महत्वपूर्ण चरण बोने से पहले, यह फसल का महत्वपूर्ण चरण बोने से पहले अच्छे गुणवत्ता वाले, यानी बोने से पहले जो बीज होता है अच्छे गुण वाले स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अब देखो ये तुमको फसल उगाना है, अब तुम चना उगाएगा तो अच्छे बीज वाला चना लाओगे तब तो ही कह रहा। बुआई। खेत में बीज बोने की विधि को बुआई कहते हैं। यह फसल का महत्वपूर्ण चरण बोने से पहले अच्छे गुणवत्ता वाले स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अब स्वस्थ बीज का चयन नहीं करेंगे तो फसल अच्छे नहीं होगा। अगला है निराई। क्या है? निराई। या खेतों में से अवांछित पौधा, या खेतों में से अवांछित पौधा यानी बेकार जो पौधा दिखता है फसल के साथ साथ दूसरा पौधा भी उग जाता है, उसको हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? खरपतवार। तो फिर से, यह खेतों में से अवांछित पौधे यानी खरपतवार हटाने की विधि है। खरपतवार हटाने की विधि है। यानी अब तुम धान बोया, धान के साथ साथ घास भी उग जाता है और दूसरा पौधा भी हो जाता है, उसी को करे। या खेतों में से अवांछित पौधे यानी बेकार पौधे को खरपतवार हटाने की विधि है। यह विधि बहुत आवश्यक है। यह विधि बहुत आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, स्थान और प्रकाश के लिए फसल से स्पर्धा रखती है। फसल से स्पर्धा रखती है। फिर से देखना, निराई क्या है? तैयार खेतों में से अवांछित पौधे यानी खरपतवार हटाने की विधि है। यह विधि बहुत आवश्यक है। यह विधि बहुत आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, स्थान और प्रकाश के लिए फसल से स्पर्धा रखती है। अगला पॉइंट है थ्रेसिंग। क्या है? थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग देख सुना होगा, ये जो फसल से बीज अलग करने की, बीज को अलग कर देगा और अनाज को भूसे को अलग कर देता है। अब देखना ये थ्रेसिंग। काटी हुई फसल में से अनाज को भूसे से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। क्या कहेंगे? थ्रेसिंग। यानी अनाज को अलग कर देता है, भूसे को अलग। जैसे देखता हुआ गेहूं को, गेहूं को जब बीज काट जाता है, फसल काट लिया जाता है तो गेहूं का बीज अलग, भूसे को अलग कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? थ्रेसिंग के माध्यम से। किससे? फिर से थ्रेसिंग है क्या? तक काटे हुए फसल में से अनाज को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहेंगे?
थ्रेसिंग कहते हैं, यानी काटे हुए फसल में से अनाज को भूसे से अलग करने की विधि को ही थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग के लिए पशुओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग का लिए पशुओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अब देखो ये थ्रेसिंग का उपयोग करने से क्या होता है, एक साइड भूसा एक साइड अनाज। अब अनाज तो मानव उनव खाते हैं, लेकिन भूसे पशुओं का चारा बन जाता है, पशुओं का चारा बन जाता है। और बड़े बड़े खेतों में थ्रेसिंग या कंबाइन मशीन उपयोग में लाई जाती है। कंबाइन मशीन जिसे बड़े बड़े खेतों में किया जाता है, वो कंबाइन का मतलब क्या होता है, कटाई भी कर देता है, साथ साथ भूसे और अनाज को अलग कर दिया जाता है। लिखो क्वेश्चन नंबर 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यानी उर्वरक और खाद में भिन्नता बताना है। देखो ये उर्वरक और खाद में भिन्नता, उर्वरक और खाद में भिन्नता, एक साइड उर्वरक और एक साइड खाद। उर्वरक या अकार्बनिक लवण है। कैसा लवण है, या अकार्बनिक लवण है, और यह कार्बनिक पदार्थ है, या कार्बनिक पदार्थ है। दूसरा पॉइंट है, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, फैक्ट्रियों में। कहाँ पे, और इसे खेतों में गोबर अपशिष्ट के अपघटन से बनाया जाता है। यानी इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, और इसे खेतों में गोबर अपशिष्ट के अपघटन से बनाया जाता है, के अपघटन से बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इससे मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती है। इससे मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती है। इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। यानी खाद में ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है, यानी अधिक मात्रा में होता है। इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होती है, और इसमें पादप पोषक की मात्रा अल्प होती है, यानी बहुत कम होती है, बहुत है। फिर से यह अकार्बनिक लवण है और यह कार्बनिक पदार्थ है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। इसका उत्पादन खेतों गोबर अपशिष्ट यानी विकार पदार्थों के अपघटन से बनाया जाता है। फिर है, इससे मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती है। इससे ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। अगला है, इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें पादप पोषक की मात्रा अल्प होती है, बहुत कम होती है। अब इसी का पॉइंट 6ठा क्वेश्चन देख लेना। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की दो विधियां का वर्णन कीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन करना। तो देखो इधर, सिंचाई विभिन्न अंतराल पर खेत में नियमित जल देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? विभिन्न अंतराल पर खेत में नियमित जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की दो विधियां जो पानी का संरक्षण करती है वो इस प्रकार है। अब इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है छिड़काव प्रणाली। कौन सा प्रणाली? छिड़काव प्रणाली। इस विधि के तहत लंबवत पाइप, यानी इस विधि के तहत लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल को
घुमाते हुए नियमित अंतराल। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई के दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई यानी विभिन्न अंतराल पर खेत में नियमित जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी विभिन्न अंतराल पर खेत में नियमित जल देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई के दो विधियां जो पानी का संरक्षण करती है वे इस प्रकार है। पहला है छिड़काव का प्रणाली। पहला पॉइंट है छिड़काव का प्रणाली। इस विधि के तहत लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल को घुमाते हुए यानी लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल को घुमाते हुए नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़ जाते हैं। जब एक पंप की मदद से पानी को मुख्य पाइप के माध्यम से बहने दिया जाता है तो यह घूर्णन नलिका से बच जाता है और छिड़का जाता है। जैसे कि बारिश हो रही है, जैसा कि बारिश हो रहा है। इसी का दूसरा पॉइंट ड्रिप तंत्र। दूसरा पॉइंट ड्रिप तंत्र। इस विधि में पौधों की जड़ों पर जाल बूंद बूंद करके गिरता है। इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को जल देने की सर्वोत्तम विधि है। यानी यह विधि फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को जल देने की सर्वोत्तम विधि है। अगला क्वेश्चन 7वां। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। तो गेहूं एक रबी फसल है। अर्थात यह सर्दी की ऋतु में होती है। गेहूं एक रबी फसल है अर्थात यह सर्दी की ऋतु में होती है और इसे कम तापमान पर और कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि गेहूं को खरीफ या वर्षा ऋतु में बोया जाए तो इसे अधिक पानी मिलने से गेहूं की फसल मर जाएगी या अस्वस्थ पौधे उगेंगे। फिर से, गेहूं एक रबी फसल है अर्थात यह सर्दी की ऋतु में होती है और इसे कम तापमान पर कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि गेहूं को खरीफ या वर्षा ऋतु में बोया जाएगा तो इसे अधिक पानी मिलने से गेहूं की फसल मर जाएगी या अस्वस्थ पौधे उगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। यानी बोल रहा खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको व्याख्या कीजिए। तब फसल के अच्छे उत्पादन के लिए यानी फसल को अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में खाद व उर्वरक का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। माने फसल के अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में खाद व उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। खाद और उर्वरक में
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम आदि पोषक तत्व भरपूर होते हैं, परंतु यह मिट्टी की प्रकृति बदल देते हैं। मिट्टी क्षारीय अथवा अम्लीय बन सकती है। मिट्टी क्षारीय या तो अम्लीय बन सकती है। देखना ये फिर से एक मिनट ध्यान से। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखना, देखो, फसल के अच्छे उत्पादन के लिए, यानी फसल को अच्छे उत्पादन के लिए खेत में हम लोग क्या डालते हैं, खेतों में खाद व उर्वरक का उपयोग करते हैं। खाद व उर्वरक का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिसमें खाद और उर्वरक में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम आदि पोषक तत्व भरपूर होते हैं, परंतु यह मिट्टी की, जो मिट्टी होता है, मिट्टी की प्रकृति बदल देते हैं और मिट्टी बदल के क्या कर देता है, मिट्टी को क्षारीय अथवा अम्लीय बन सकती है। क्षारीय अथवा अम्लीय में परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वां, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो खरपतवार, उत्तर लिख के देना, खरपतवार। अब खरपतवार उपज के साथ उगे हुए अवांछित पौधा, यानी उपज यानी फसलों के साथ उपज के साथ उगे हुए अवांछित पौधा यानी विकार पौधा खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाता है, खरपतवार क्या कहलाता है, उपज के साथ उगे हुए अवांछित पौधा खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहेंगे, निराई कहते हैं। और खरपतवार हटाने की विधि को, खरपतवार हटाने की विधि को निराई कहते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने की विधियां निम्नलिखित हैं। यानी खरपतवार को हटाने और उसको नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। निम्नलिखित विधियां हैं। खरपतवार तो याद हो गया, खरपतवार क्या है, तो उपज के साथ उगे हुए अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। और फिर है खरपतवार हटाने क्यों क्या कहते हैं, निराई। क्या कहेंगे, निराई। खरपतवार हटाने को क्या कहेंगे, निराई। अब खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विधियां है। अब इसका निम्नलिखित विधियां बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है जुताई। कौन सा है, जुताई। अब जुताई कहेंगे किसे, तब मिट्टी को पलटना और पोला करना या पोला बनाना जुताई कहलाता है। क्या कहलाता है, मिट्टी को पलटना और पोला बनाना क्या कहलाएगा, जुताई कहलाता है। जुताई हल से की जाती है। किससे किया जाता है, अब तो जुताई हल से, ट्रैक्टरों के माध्यम से किया जाता था, लेकिन पहले बैलों के द्वारा किया जाता था, यानी जानवरों के द्वारा। दूसरा पॉइंट है उखाड़ना। क्या है, उखाड़ना। तो इस विधि में खरपतवार को भौतिक रूप से हाथों द्वारा उखाड़कर, भौतिक रूप से हाथों द्वारा उखाड़कर अथवा मिट्टी के समीप से काटकर अलग किया जाता है। इसके लिए खुरपा या हैरो उपयोग में लाए जाते थे। इसके लिए खुरपा या हैरो का मतलब हार, जो बैलों के द्वारा या जानवरों के द्वारा उपयोग में लाया जाता था। फिर से देखो ये उखाड़ना। इस विधि में खरपतवार को भौतिक रूप से हाथों द्वारा उखाड़कर अथवा मिट्टी के समीप से काटकर अथवा काटकर अलग किया जाता है, काटकर अलग किया जाता है। इसके लिए खुरपा या हारों का, मैंने हैरो का मतलब हारों का उपयोग में लाए जाते हैं। हारों का उपयोग में लाए जाते हैं। अगला पॉइंट है रासायनिक। क्या है, रासायनिक। इस विधि में कुछ रासायनिक पदार्थ, यानी इस विधि में कुछ रासायनिक पदार्थ
जिन्हें खरपतवार नाशक कहते हैं। खरपतवार नाशक कहते हैं उपज पर छिड़के जाते हैं। जैसे देखो अब खरपतवार नाशक किसे कहेंगे, जैसे ऊपर में दे रखा देखो खाद या उर्वरक। अब खाद और उर्वरक में क्या क्या चीज आता है, यूरिया हो गया, यूरिया का नाम सुना हुआ, खादों का नाम है यूरिया, जिंक, डीएपी, इसमें खाद का नाम है। उसमें क्या होता है, जहरीला होता है, क्या होता है, यानी कीटनाशक होता है। कीट पतंग को मारने के लिए उस पर फसलों पर क्यों छिड़कते हैं, दवाई छिड़कते हैं, खाद छिड़कते हैं। फसल को अच्छे उपज के लिए क्या छिड़कते हैं, खाद को छिड़का जाता है। तो ये इस विधि में कुछ रासायनिक पदार्थ जिन्हें खरपतवार नाशक कहते हैं उपज पर छिड़के जाते हैं। किस पे, यानी फसलों पर छिड़के जाते हैं। इसका उदाहरण जैसे तो 2 से 4 डे। महत्वपूर्ण प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरो। पौधों को खेत के टुकड़ों में, जब पौधों को खेत के टुकड़ों में उसको क्या कहेंगे, जुताई किया जाता है। क्या किया जाता है, पौधों को खेत के टुकड़ों में जुताई किया जाता है। अगला पॉइंट है, बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। बीज बोने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया गया है, सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। अगला है, सिंचाई के लिए राहट उपयोग में आता है। सिंचाई के लिए किसका उपयोग आता है, राहट का। किसका, राहट का। सिंचाई के लिए राहट उपयोग में आता है। दरांती कटाई के काम आती है। दरांती किसका काम में आता है, कटाई के लिए। किसके लिए, कटाई के लिए। दरांती कटाई के काम आती है। अगला पॉइंट है, खरपतवार नाशक रसायन खरपतवार को नष्ट करते हैं। यानी खरपतवार नाशक है जो रसायन खरपतवार को नष्ट करते हैं। फिर से, पौधों को खेत के टुकड़ों में जुताई किया जाता है। पौधों को खेत के टुकड़ों में बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए राहट उपयोग में आता है। सिंचाई के लिए क्या चीज उपयोग में आता है, राहट। दरांती कटाई के काम आती है। खरपतवार नाशक रसायन खरपतवार को नष्ट करते हैं। क्या कर देते हैं, नष्ट। क्वेश्चन नंबर एक और है इसी का, छठा पॉइंट, खेतों को पानी देने की विधि को क्या कहते हैं, खेतों को पानी देने की विधि को सिंचाई कहते हैं। पौधों की उचित वृद्धि के लिए कौन से कारक आवश्यक है, पौधे की उचित वृद्धि के लिए कौन से कारक आवश्यक है, वायु, सूर्य का प्रकाश और जल एवं पोषक तत्व। माने पौधों को उगाने के लिए क्या क्या चीज का आवश्यकता का कारण है, वायु, सूर्य का प्रकाश और जल एवं पोषक तत्व। जल एवं पोषक तत्व, तब पौधों उगेगा सही ढंग से। पशुपालन क्या है, पशुपालन क्या है, तो पालतू पशुओं के लिए भोजन, आवास और उचित देखभाल के लिए अध्ययन को पशुपालन कहते हैं। अब पशु पालने के लिए क्या क्या चीज को करना पड़ेगा, तब पालतू पशुओं के लिए भोजन, आवास, आवास के मतलब घर, और उचित देखभाल के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, पशुपालन। क्या कहते हैं, पशुपालन। क्या कहेंगे, पशुपालन। फसल क्या है, फसल क्या है, एक ही किस्म के पौधों एक स्थान पर उगाने को क्या कहते हैं, एक ही किस्म के पौधों एक ही स्थान पर उगाने को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, फसल। देश की 2 मुख्य फसलों के नाम लिखे, यानी देश के 2 मुख्य फसलों के नाम लिखे।
तो गेहूं और चावल, गेहूं और गेहूं और गेहूं और चावल। खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल क्या है? तो जून से अक्टूबर में उगाए जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। क्या कहेंगे? जून से अक्टूबर में उगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान और मक्का, धान और जून से अक्टूबर में उगाए जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान एवं मक्का। अब इधर ध्यान दें। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7वां, रबी फसल क्या है? रबी फसल क्या है? तो नवंबर से अप्रैल, नवंबर से अप्रैल में उगाए जाने वाली फसल को क्या कहेंगे? रबी फसल। क्या कहेंगे? नवंबर से अप्रैल में उगाए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, मसूर, मूंग इत्यादि और हो जाएगा। यानी नवंबर से अप्रैल में उगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल। जैसे गेहूं, चना, मसूर, मूंग। अगला पॉइंट है पौधे मिट्टी में से क्या ग्रहण करते हैं? पौधा है जो मिट्टी में से क्या ग्रहण करता है? तो जल और खनिज, जल और खनिज, जल और खनिज। बीजों द्वारा उगने वाले 3 फसलों के नाम लिखे। बीजों द्वारा उगने वाले 3 फसलों को नाम लिखे। तो गेहूं, मक्का, जौ। गेहूं, मक्का, जौ ये बीज द्वारा उगते हैं। और बहुत सारा पौधा फसल है, लेकिन तीनों अगर पूछा पौधे के कायक के भागों से उगने वाली 2 फसलों के नाम लिखे। यानी इसमें लिखा पौधों को कायक भागों से उगने वाली 2 फसलों को नाम लिखो। तो आलू और गन्ना। कायक के मतलब जैसे देखो ये आलू के काट के भी रोप देगा तो जन्म जाता है। गन्ना को भी काट के रोपा जाता है, वो भी जन्म जाता है। बुआई क्या है? बुआई क्या है? तो हाथों द्वारा बीजों को खेत में छिड़कना क्या कहलाता है? बुआई। हाथों द्वारा बीज को खेतों में छिड़कना बुआई कहलाता है। क्या कहलाएगा? बुआई। जैविक खाद क्या है? जैविक खाद क्या है? तो पौधों और पशु को अपशिष्ट से, पौधों और पशु के अपशिष्ट से प्राप्त जैविक पदार्थ को जैविक खाद कहते हैं। यानी पौधों और जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं? जैविक खाद। जैविक खाद यानी जो जानवर का जो उसको क्या बोलते हैं? गोबर या उपला, उससे बेकार पदार्थों को खेत में छिड़का जाता है, जो क्या चीज का काम करता है? खाद का। अगला है 2 फलीदार पौधों को नाम लिखिए। 2 फलीदार पौधों का नाम। तब बरसीम और चना। बरसीम और चना। घर में भंडारण समय किस पौधों की पत्तियां उपयोग में लाई जाती है? देखो घर में जो अनाज को रखा जाता है इकट्ठा करके, घरों में भंडारण समय किस पौधा की पत्तियां उपयोग में लाई जाती है? तो नीम की पत्तियां। किसका? नीम का। क्योंकि नीम का पत्तियां अनाज में दे देने से जो उसमें कीट पतंग जो दिया लग जाता है ना, छोटा छोटा कीड़ा अनाज में वो नहीं लगता। अगला है अनाज का उचित भंडारण क्यों आवश्यक है? अब अनाज को उचित भंडारण क्यों आवश्यक है? तो कीटों और सूक्ष्म जीवों के हमले से। यानी देखो अनाज को जहां तहां रख दोगे
तो अनाज में क्या लग जाता है? कीट पतंग लग जाने से अनाज को क्या कर देता है? खराब क्या कर देता है? तो उससे बचाने के लिए कीटों और सूक्ष्म जीवों से हमले के मतलब बचाने के लिए, कीटों और सूक्ष्म जीवों के हमले से बचाने के लिए अनाज का उचित भंडारण आवश्यक है, मैंने अच्छी तरह से रखा जाता है। 3 उर्वरकों के नाम लिखिए, यानी 3 उर्वरक के नाम लिखना है। तो यूरिया, सुपर फास्फेट और NPK। N के मतलब नाइट्रोजन, P के मतलब फास्फोरस और K के मतलब पोटेशियम, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम।